तो आज मैं उन मुद्दों पे बात करने वाला हूँ कि हमें क्या करना नहीं है। मैं बताऊंगा आपको कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है कि जिससे आप हेयर ग्रोथ अच्छी होंगी, आपका हीलिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त जावेद चौधरी फिर से एक बार आपके सामने है हमारे हेयर ट्रांसप्लांटेशन जर्नी में। सबसे पहले बता दूं कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये पता होता है कि हमें करना क्या है यार, अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए हमें करना क्या है, हमें हेयर फॉल अगर अवॉइड करने तो हमें करना क्या है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये भी पता होता है कि हमें क्या नहीं करना है, और जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है हमारी हेयर ग्रोथ पे। तो आज मैं उन मुद्दों पे बात करने वाला हूँ कि हमें क्या करना नहीं है। ओके, तो स्पेशली मुझे बहुत सारे दोस्तों के भी मैसेजेस आ रहे हैं कि यार आपने बताया था हमें ट्रांसप्लांटेशन करना है एंड बहुत इंप्रेस हुए आपकी जर्नी से, एंड हमने देखा है कि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है एंड हम भी करने जा रहे हैं। तो कुछ टिप्स आप बता दो कि जिससे हमारा भी जो रिजल्ट हो इतना ही अच्छा है जितना अच्छा आपका आया है। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद आपको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है कि जिससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होंगी, आपका हीलिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ओके, इसमें आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना है, जस्ट कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो जैसे ही आपका अभी हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो गया है एंड आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करके आए हो घर पे, तो आपको रात में सोते वक्त में फ्लैट सरफेस पे नहीं सोना है। फॉर एग्जांपल अगर आप सो रहे हो, क्योंकि आपका डोनर एरिया ये होता है एंड यहाँ पे आपने हेयर ट्रांसप्लांट किया होता है मोस्ट प्रोबेबली, तो होता क्या है कि आप अगर डोनर एरिया पे सो जाओ फ्लैट उसको तकिया रख कर, तो उससे हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये होता है, एक तो आप साइड वे में सो कि आप इस करवट में सो या फिर इस करवट में सो, या फिर एक नेक पिलो होता है, एक नेक पिलो लगा लो कि जिससे आप ऐसे सोए हो और आपका ये एरिया टच नहीं कर रहा, तो जिससे आपका हीलिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो जाता है। एंड उस वक्त में थोड़ा स्वेलिंग भी होता है, क्योंकि दोनों तरफ के पार्ट में यहाँ पर आपने यहाँ से हेयर निकाले हैं, यहाँ पे लगाए हैं, तो दोनों पार्ट में स्वेलिंग भी होता है। कभी कभी वो स्वेलिंग ना आपके इस एरिया में भी आ जाती है एंड उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। जैसे अगर आपको स्वेलिंग आई है तो उस स्वेलिंग को ना इस तरीके से आप मसाज करके ढकेल सकते हो। ओके, तो वो स्वेलिंग को अवॉइड करने के लिए भी फ्लैट सरफेस पे मत सो, एक पिलो अगर ले सकते हो तो काफ़ी अच्छा होगा। सेकंड थिंग है कि आप जो स्क्रैचेस करते हैं, मुझे बताएं मेरे साथ बहुत हो रहा था कि जैसे ही मैंने हेयर ट्रांसप्लांटेशन करके आया कुछ देर के बाद में ना, खासकर उस दिन तो यहाँ पर एक बैंडेज बना हुआ था तो वहाँ पर उतना पता नहीं चल रहा था और यहाँ पे काफ़ी सुन्न हो गया था और सर भारी सा था मेरा। अब उस वक्त में क्या होता है, थोड़ी देर के बाद में जब ड्राई होने लगता है वो, तो ड्राई होने के बाद में हमें खुजली सी होने लगती है, हमें लगता है यार थोड़ा खुजा लेता हो, लेकिन वो हमें नहीं करना है, क्योंकि जो फॉलिकल्स होते हैं जो अभी हमने लगाए हैं वहाँ पर, उन्हें सेटल्ड होने के लिए टाइम लगता है। तो उस वक्त में आप उसको स्क्रैचेस मत करो। डॉक्टर आपको एक ग्लूकोज का पानी वगैरह देंगे एक छोटे से स्प्रे बॉटल में डालकर, और उस स्प्रे बॉटल से उसको स्प्रे करते रहो कि ड्राई हुआ कि उसको स्प्रे करते रहो। तो उससे क्या होता है कि एक ड्राइनेस थोड़ा सा कम होता है, और ड्राइनेस कम होने के बाद ईचीनेस थोड़ा सा कम होता है। तो मैं कहूँगा उसको स्क्रैच बिल्कुल मत करना, उससे आपको फॉलिकल डैमेज करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हुआ कि हमें स्क्रैच बिल्कुल नहीं करना है। एंड थर्ड पॉइंट है कि एटलीस्ट कह रहा हूँ मैं कि 48 आवर्स तक हमें पानी नहीं लगाना है सर पे, नॉर्मल वाटर कि पानी नहाने नहीं जाना है या फिर उसके ऊपर शैम्पू तो बिल्कुल नहीं करना है। एंड आफ्टर 48 आवर्स आप थोड़ा देर रुक कर उसको शैम्पू कर सकते हो, बट कोई हार्श शैम्पू नहीं कि जो हम बड़े लोग यूज़ करते हैं। एक बेबी शैम्पू आता है, जो भी बेबी शैम्पू है वो यूज़ करो, और हल्के से, क्योंकि डॉक्टर आपको बताएगा किस तरीके की मसाज करके आप वो फॉलिकल्स को रिमूव कर सकते हो 2 दिन के बाद। एंड उसके अंदर आप ये भी कर सकते हो कि बहुत बार आपके जहाँ से आपने आपका हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है वही आपको ऑफर देती है कि आप यहाँ पर आकर आपका पहला वॉश कर लो, कि जिससे आपको गाइड करे कि आपको पता चले कि आपको वॉश कैसे करना है आपके। सो ये हमारा थर्ड पॉइंट था, इसको ज़रूर याद रखना, क्योंकि बहुत बार हम होता है कि हम ईचीनेस की वजह से हमें कहीं जाना है, तैयारी करनी है, हम पता नहीं कर पाते क्योंकि हमको लगता है हेयर ट्रांसप्लांटेशन आज ही किया है इसको कि हम कल से काम पे जाएंगे, तो नहाना है वगैरह वगैरह। तो मैं कहूँगा कि नहाना अवॉइड करना है एटलीस्ट 2 दिन, उसके बाद में ही इस तरीके की प्रोसीजर से आप नहा सकते हो। हमारा फोर्थ पॉइंट है कि डायरेक्ट सनलाइट पे ना उसको एक्सपोजर मत दो। जैसे मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 7-2 वीक्स तक
आपको सनलाइट डायरेक्टली नहीं देना है। अगर आप काम पे जा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल बाहर जाना बंद कर दो। मैं बाहर जा रहा था, मेरे सारे काम कर रहा था, बट मैं क्या कर रहा था कि एक कैप पहन लेता था, एक हैट वगैरह, बट उसको लूज़ करके, उसको टाइट नहीं करना है कि जैसे ये भी एरिया बंद हो जाए, ये भी एरिया बंद हो जाए। हमको उसको लूज़ रखना है और पहन लेना है कि जिससे डायरेक्ट सनलाइट ना पहुँचे, धूल मिट्टी डायरेक्ट ना पहुँचे, कि जिससे हीलिंग हो जाए। एक बार हीलिंग प्रोसेस आपका जो हो गया ना 1-2 हफ्तों में, उसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन उसको हील करने के लिए ना कोशिश करिए कि नेचुरली वो हील हो। तो उसके ऊपर हमको हैट वगैरह लगवा लो, उससे डायरेक्ट सनलाइट ना पहुँचे, और ये सारी चीज़ें हमको फॉलो करनी होगी। बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां पॉइंट है, देखो, एक्सरसाइज करना है। मैं स्पोर्ट्समैन था, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि यार मुझे ट्रेनिंग में वापस जाना है, क्योंकि मैं हो सकता हूँ यूएस जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे क्लब के साथ गेम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए मुझे फिट होना होगा और तैयारी करनी होगी। डॉक्टर्स का कहना था कि आपको एटलीस्ट 2 हफ्ते तक भी, पहले 2 हफ्ते तक एक्सरसाइज इंटेंसिव नहीं करनी है। मतलब डायरेक्ट एक्सरसाइज बंद भी कर दिए तो कोई इतना नहीं है, बट एटलीस्ट 2 वीक्स तक। इसका बिहाइंड द रीज़न ये होता है कि आपकी हार्ट रेट बढ़ने लगती है, उसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, और हीलिंग में काफ़ी टाइम लगता है। क्योंकि देखो, जितना अच्छे से हील होगा आपका जो फॉलिकल्स हमने ट्रांसप्लांट किए, वो जितनी जल्दी हील होगा और जितने अच्छे से हील होगा, उतनी ही आपके हेयर ग्रोथ होने की चांसेस ज़्यादा है। मतलब उतना ही आपका जो रिज़ल्ट अच्छा आने के चांसेस है। तो इंटेंसिव एक्सरसाइज की वजह से आपका हेड रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, स्वेटिंग की वजह से ईचिंग होती है, बैक्टीरिया आ जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आती है। तो उस वजह से पहले 2 हफ्ते इंटेंसिव वर्कआउट को थोड़ा सा लाइट करना बहुत अच्छा होता है। ओके, एंड बढ़ते हैं हमारे 6ठे पॉइंट की तरफ। तो 6ठा पॉइंट है हमारा कि कोई भी हेयर प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है। जैसे मैंने बताया, आपको शैम्पू नहीं यूज़ करना है पहले एटलीस्ट 48 आवर्स तक, एंड एटलीस्ट पहले 3-4 हफ्तों तक तो आपको बेबी शैम्पू यूज़ करना है। तो कोई भी ऐसे हैवी केमिकल्स वाला आपको प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना है, जैसे डाई हो गए, शैम्पूज़ हो गए, या हेयर स्ट्रेटनर हो गया, या फिर कोई अदर तरह के जो भी केमिकल्स हैं, आपको केमिकल्स उसमें मत यूज़ करो। क्योंकि बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपको पहले कुछ दिन तक हम चाहते हैं नेचुरली आपकी हीलिंग प्रोसेस हो। वंस आपका हीलिंग प्रोसेस नेचुरली हो जाए, देन उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो केमिकल्स हमें यूज़ करने हैं उसके ऊपर, जो कि आपकी ग्रोथ को बूस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो नो एक्सरसाइजेस एंड नो प्रोडक्ट, हेयर प्रोडक्ट्स। ओके, एंड 7वां पॉइंट हमारा है कि सबसे ज़रूरी है, ये सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए नहीं, तो नॉर्मली भी आपकी लाइफ में बहुत मैटर करेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन। ओके, तो मेक योर सेल्फ हाइड्रेट। दिन भर पानी पीते रहे, एटलीस्ट 2 से 3 लीटर पानी ही पिए, क्योंकि पानी अगर ज़्यादा पियोगे आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेंगी और हीलिंग प्रोसेस काफ़ी फास्ट होगा उससे। एंड उस वक्त में कोशिश करें कि आप अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें, एटलीस्ट पहले 5 to 6 days, क्योंकि अल्कोहल की वजह से क्या होता है, आपका बॉडी डिहाइड्रेट होती है, एंड डिहाइड्रेशन की वजह से हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है। हमारे ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हम बेसिकली इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो, और उस वजह से, क्योंकि हीलिंग जितना अच्छे से होगा उतने ही हमारा रिजल्ट आने के चांसेस हैं। तो हमारा 7वां पॉइंट था कि कीप योर बॉडी हाइड्रेट एंड स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल फॉर एटलीस्ट 5 to 6 days। ओके, 8वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि हमें ना स्ट्रेस नहीं लेना है इस वक्त में, क्योंकि स्ट्रेस, हम शेडिंग फेस का बहुत स्ट्रेस लेते हैं कि यार मेरा शेडिंग फेस कब आएगा। कोई ये स्ट्रेस लेता है कि यार हमारे बाल अभी तो लगाए थे, मैंने पूरे झड़ गए हो। बट हमें पता होना चाहिए नॉर्मली कि शेडिंग फेस एक नॉर्मल फेस है, जिससे कि जो फॉलिकल्स हमने लगाए हैं वो सारे फॉलिकल्स गिरते हैं, उसके बाद वहाँ पे नए बाल आते हैं जो कि आपके नेचुरल हेयर होती है। ओके, तो हमें ये याद रखते हुए शेडिंग फेस क्यों नहीं आया इसलिए भी स्ट्रेस नहीं लेना है, और शेडिंग फेस आ गया तो इसलिए भी स्ट्रेस नहीं लेना है। तो अवॉइड द स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस भी एक बड़ा फैक्टर होता है जो कि आपकी हीलिंग प्रोसेस को भी स्लो करता है, आपके रिजल्ट में भी इंटरफेयर करता है। ओके, सो नो स्ट्रेस एट ऑल। आप इतना उतना वर्क का लोड तो होता ही है सबके उसमें, बट कोशिश करें कि नेचुरली हमको अवॉइड करना है स्ट्रेस को, जितना हो सकता है उतना। ओके, 9वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट है नो स्मोकिंग। तो मैं तो वैसे स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर एक, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, जो निकोटीन होता है वो हमारे ब्लड फ्लो को स्लो कर देता है, और आप सबको पता होगा ब्लड फ्लो स्लो हो गया तो हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। एंड
जैसे मैं बता रहा हूँ आपको पूरा कि हमारा सारा मेन कंसर्न है कि हमें हीलिंग प्रोसेस को स्लो नहीं होने देना है, उसे कैसे बूस्ट कर सकते हैं उस पर काम करना है कि जिससे हमारे जो हम नए फॉलिकल्स लगाए हैं वो अच्छे से सेटल्ड हो जाए। तो हमें उसके लिए हमें अवॉइड करना है कि हमें एटलीस्ट 1 और 2 मंथ्स के लिए स्मोकिंग को अवॉइड करना है। एंड क्योंकि वो कई बार स्मोकिंग जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स करती है आपके रिजल्ट्स पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट पॉइंट, ओवर एग्जर्शन। तो हुआ ये था कि 2 हफ्ते तक मैं बिल्कुल वर्कआउट नहीं कर रहा था एंड मुझे लगा कि यार मुझे तैयारी करनी है, वर्कआउट करना है। मैं डॉक्टर को कॉल किया कि यार भाई मुझे अब वर्कआउट करना है, बट मैं हैवी करना चाहता हूँ एंड तो डॉक्टर का तब मुझे पता चला कि देखो आप अभी स्टार्ट कर सकते हो वर्कआउट, बट हेवी वर्कआउट मत करो, कि लाइट वर्कआउट करो कि जिससे आपका हार्ट रेट भी लाइट रहे। फॉर एग्जांपल आप जिम जा रहे हो जहाँ पर आप इंटेंसिव वर्कआउट करते थे कि डेड लिफ्ट कर रहे हो, लेकिन डेड लिफ्ट कर रहे हो 80 केजीज़ की, 90 केजीज़ का, वो या 40 से करो, 30 से करो, कि एक लाइट वेट के 2 हफ्तों के बाद जो गैप गिरा है उसके बाद में जो आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो एक स्लो रिदम में, वो स्लो रिदम में स्टार्ट करो। इंटेंसिव वर्कआउट नहीं करना है, आपकी बॉडी को ओवर एक्सैजरेट नहीं करना है, वो हीलिंग पे आपके असर हो सकता है। तो ये कुछ 10 पॉइंट हो गए जो हमने बनाए थे आपके लिए। ये सारे 10 पॉइंट में एक लिंक आपको अपने हमारे बायो में मिल जाएंगी, नीचे जाओगे आप डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक पे आप जाकर डिटेल में पढ़ सकते हो इनके बारे में कि क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, क्यों अफेक्ट करते हैं और कैसे अफेक्ट करते हैं। ओके, एंड मैंने इनको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करके बताया कि मुझे ये क्यों इम्पोर्टेंट लगे थे और इन्होंने मुझे कैसे काम आया है, मुझे इन्होंने कैसे साथ दिया है, जो मैंने चीज़ों को अवॉइड किया है। ओके, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती है कि हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट आपको रिजल्ट देखने मिले, हर पर्सन टू पर्सन डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको फेस करने मिले। क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन था, मेरा सिनेरियो कुछ अलग था, लेकिन एक नॉर्मल वर्किंग पर्सन का सिनेरियो अलग होगा। उन्हें वो वैसे भी इतने इंटेंस वर्कआउट करते नहीं, तो शायद उनके लिए इतना मैटर नहीं होता होगा, लेकिन उनका वर्क उतना इंटेंस ही होगा, वर्कलोड ज़्यादा होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये पहले हेड ऑफ मिल जाए कि आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले कि यार देखो ये 10 पॉइंट है, मुझे इस पर काम करना है, तो मैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने से पहले ये 10 पॉइंट को क्लियर कर लूँ कि हाँ, मैं सारा मेरा वर्कलोड है हेयर ट्रांसप्लांटेशन से पहले करवा लूँ, सारा वर्कलोड तब ख़त्म कर दूँ। अब मुझे इतना टाइम है 10 दिन का, 12 दिन का, कि मैं इस टाइम पीरियड में मेरा काम कर सकता हूँ, लाइटली काम करना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मुझे वर्कलोड नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ एंड देन आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जाएँ। तो ये एक पहले ही आपको हेड ऑफ मिल गया है कि यहाँ पर ये चीज़ें आपके साथ आपको करनी है, जिससे आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। देखो, अगर आप इसमें से कोई चीज़ें नहीं भी कर पाए, जैसे नहीं यार मैं एक स्पोर्ट्समैन था, मुझे इमीडिएटली वर्कआउट स्टार्ट करना था एंड मैंने 8 या 9 दिन के बाद ही वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, बट डॉक्टर को नहीं बताया था, डॉक्टर ने कहा था 14 दिन के बाद करना है, मैंने कर दिया था, फिर भी मेरा रिजल्ट अच्छा आया। लेकिन अब 14 तक करो तो शायद इससे बेहतर रिजल्ट आए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, रिजल्ट काफ़ी अच्छा ही आएगा। हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट अगर आप अच्छे डॉक्टर से करवा रहे हो, उसका वीडियो मैंने बनाया है, क्यों अच्छा डॉक्टर चूज़ करना है, एंड क्लिनिक उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एक अच्छे रिजल्ट के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ आपको भी पता होना चाहिए कि हाँ, कितना रिजल्ट आपको चाहिए और आप कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। अगर मुझे इनमें से एक भी चीज़ नहीं करनी है तो शायद आपका डैमेज होगा। और मैं कहूँगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन की उस प्रोसेस से होकर गुजरे हो, तो ये अगले 10 से 12 दिन वर्थ इट है कि आप ये सारी चीज़ें अवॉइड करो। और उसमें बड़ी चीज़ें कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, माइनर चीज़ें हैं, आपको करने में शायद 10 मिनट ही लगेंगे ध्यान देने में कि मुझे अल्कोहल को अवॉइड करना है, मुझे हाइड्रेट रखना है, मुझे स्मोकिंग को अवॉइड करना है, इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करनी है, फ्लैट सरफेस पे सोना नहीं है, तो स्क्रैच नहीं करना है। एंड मुझे नहीं लगता इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी है कि जो बहुत हार्ड है या नहीं करना है। जब हम इतना खर्च करके एक अच्छी रिजल्ट के लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये 10 पॉइंट को आप ध्यान पे रखते हुए इससे भी ध्यान रखें एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और अगर आपको सबको बहुत सारे सवाल है, कुछ भी सवाल है रिलेटेड हेयर ट्रांसप्लांटेशन, आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वो बताएंगे, सारे आपके सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि कंसल्टेशन आपको फ्री है। आपको बस बताना है कि आपने हमारा वीडियो देखकर हेयर मेड पे कंसल्ट किया है।
एंड रही बात, अगर आपके और कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब देने के लिए आपके साथ हूँ। हमें कमेंट्स करें एंड इसी तरह ढेर सारा प्यार देते रहिए। और थैंक यू सो मच, आपने हमारे फॉलोअर्स इतने बढ़ गए, लास्ट वाले वीडियो को इतने सारे लाइक्स आए, कमेंट्स आए और काफ़ी लोगों ने शेयर भी किया। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त है जो अभी हेयर ट्रांसप्लांटेशन करने जा रहा है या फिर करने का सोच रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये कुछ पॉइंट है जो अगर उसे ध्यान आ गए पहले तो वो शायद इसके लिए प्रिपेयर हो सकता है एंड उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा आ सकता है। अगर आप चाहते हैं आपके दोस्त भी या आप खुद मेरी तरह अच्छे रिजल्ट लाए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।